हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो डेली के 5 क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हमारी जो एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके हम प्री के 20 क्वेश्चन और मेंस के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं डिटेल में। तो जिस किसी ने इसके पहले की जो वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी तक हमने स्पेक्ट्रम की सीरीज़ की अभी तक हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि चैप्टर के साथ साथ आपका प्री और मेंस के जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हमने कंप्लीट करवाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 17 है। इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। चैप्टर 17 क्या है। 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी भूमिका और ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे कि इसकी जो है क्या भूमिका है, इसका क्या उद्देश्य था। 1920 के दशक की वैचारिक जटिलता को समझाना इसका उद्देश्य था। स्वराजी और समाजवादी धाराओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। कांग्रेस और राष्ट्रवाद की रणनीति में बदलाव का क्या कारण था। इतिहास की ज़मीन तैयार करना 1920 का दशक क्यों निर्णायक था, इसको हम पूरा जो है फुल डिटेल में देखेंगे। जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, असहयोग आंदोलन की वापसी, एक मोमेंटम ब्रेक इसके अंतर्गत आया, जिसमें जो है 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, जिसे जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कानून कहा जाता था, जिसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई है। रॉलेट एक्ट आया। दूसरा क्या था, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ, जिसके अंतर्गत जो है 1000 से निहत्थे जो है जनरल ओडायर ने जो है निहत्थे 1000 लोगों पर गोली चलाने का आदेश जो है दे दिया, जिसके अंतर्गत जो है 1000 से अधिक लोगों की जो निर्मम हत्या हो गई। नेक्स्ट क्या है, खिलाफत आंदोलन, इससे संबंधित है। फिर है आर्थिक कष्ट आदि ने देश को आंदोलन के लिए उकसाया, मतलब जो है जो असहयोग आंदोलन था, इसका क्या कारण था। 1919 का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, खिलाफत आंदोलन और आर्थिक कष्ट ने जो है, जैसे आर्थिक कष्टों ने देश को जो है आंदोलन के लिए उकसाया, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के जरिए भारत की जनता को ब्रिटिश सत्ता के अहिंसक विद्रोह के लिए संगठित किया था। भारत की जनता में जो है भारत की जनता के अंतर्गत जो है महिलाएं और इसके अंतर्गत महिलाएं, यह जो है सामान्य जन आंदोलन था, जिसमें जो है जन जन की भागीदारी इन्होंने सुनिश्चित की। परंतु जो चौरा चौरी कांड जैसी जो घटना हो गई, जो कि 5 फरवरी 1922 को, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, पुलिस थाने में जो है क्या किया गया था, 22 पुलिसकर्मियों की जो है थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद आंदोलन को गांधी जी ने अचानक वापस ले लिया। तो ये जो डेट है, ये आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। ये कहाँ पे हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भारत का जो राजनीतिक क्षितिज हिल गया, आम जनता हतप्रभ हतप्रभ रह गई और नेताओं में रणनीतिक असहमति खुलकर सामने आने लगी। क्योंकि जो है लोग नहीं क्योंकि जो नेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि इसको जो है बंद किया जाए, किंतु गांधी जी हिंसा नहीं करना चाहते थे। इस कारण से जो है इन्होंने क्या किया, जो है चौरा चौरी कांड जो हुआ, उसके कारण से इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जनता जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रही थी, उसको भी जो है बहुत निराशा का जो है सामना करना पड़ा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक शून्यता और वैचारिक भटकाव। कांग्रेस के भीतर एक महान द्वंद्व शुरू हो गया। एक पक्ष यह मानता था कि गांधी जी सही थे, जन जागरण, रचनात्मक कार्य, खादी, शिक्षा, स्वच्छता, अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि ही असली रास्ता है। दूसरा क्या है, दूसरा पक्ष यह महसूस करता था कि जब तक संविधान, कानून या शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अंग्रेजी सरकार की नीतियों का प्रभावी विरोध करना संभव नहीं है। तो गांधी जी मानते थे कि जन आंदोलन के माध्यम से और जो है स्वच्छता
अस्पृश्यता उन्मूलन अथवा जो है खादी और शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा की जो है माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को जो है वापस भेज सकते हैं। उनका जो जो दूसरा पक्ष था वो क्या मानता था, वो मानता था कि जो है जब तक हमको अगर जो है अगर हमको जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो है कोई कार्य करना है तो हम उनके संविधान में, कानून में और शासन में हस्तक्षेप जो है जब तक नहीं करेंगे तब तक सरकार की जो नीतियाँ हैं उसका हम प्रभावी ढंग से विरोध नहीं कर सकते हैं। यही था नो चेंजर बनाम नो प्रो चेंजर विवाद, जिसकी गहराई हमें अगले सेक्शन में समझनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कांग्रेस के सामने जो है दो राह। प्रश्न क्या था, क्या संविधान सभा के बिना कुछ बदलेगा? उत्तर 1 में जो है कहा गया है कि नहीं, इसलिए रचनात्मक कार्य ही ज़रूरी है। मतलब जो है जनता की जो है भागीदारी, जनसभाएँ करना, उनको जागरूक करना कि जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है बेहतर हो सके, उनको जो है उनको खादी जैसे उद्योगों में लगाना। जो दूसरा दल था वो क्या मानता था कि हाँ, विधानसभाओं में जाकर विरोध जो है ज़रूरी है, कि जब हम क्या करेंगे, जब हम उसके संविधान या कानून में, शासन में हस्तक्षेप करेंगे तभी जो है अंग्रेजी सरकार की नीतियों का प्रभावी ढंग से हम विरोध कर सकते हैं। क्या अंग्रेज शासन को निष्क्रिय किया जा सकता था? हाँ, स्वदेशी और जो है स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को जो है अपनाकर और विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करके, इसके अंतर्गत जो है इन्होंने गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी को जो केसरी हिंद की जो उपाधि मिली थी जलियांवाला बाग के बाद में, जो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसके बाद में गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि को वापस कर दिया, और जो रवींद्रनाथ टैगोर थे उनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है वापस कर दिया। तो इसमें क्या कहा गया है कि स्वदेशी जो है वस्तुओं को अपनाकर, खादी को जो है अपनाकर और जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके इसका जो अंग्रेजी शासन को निष्क्रिय किया जा सकता है। दूसरा जो उत्तर है उसमें क्या कहते हैं कि जो दूसरा दल था वो कहता है कि हाँ, विधान परिषदों में जाकर उनकी योजनाओं को असफल करके, मतलब जब हम विधान परिषदों में जाएंगे तो उनकी जो सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही होंगी उनका हम विरोध करके जो है उनकी योजनाओं को असफल कर सकते हैं। क्या आम जनता को अब भी आंदोलन से जोड़े रखना चाहिए? हाँ, मगर शांत रूप से। मतलब जो है शांत रूप से मतलब ये है कि चूँकि जो असहयोग आंदोलन जो 1920 और 22 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो है जनता की जो है भागीदारी बढ़ चढ़ के लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। किंतु उसके अंतर्गत जो है उसका परिणाम क्या देखने को मिला कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 जो है पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो ये जो है क्या यहाँ पे दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो आंदोलन जो गांधी जी चाहते थे कि हिंसा का प्रयोग ना किया जाए, किंतु जो है यहाँ पर हिंसा का प्रयोग कर दिया गया। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये मत था कि हाँ, जो है आंदोलन तो हो किंतु जो है शांत रूप से हो। दूसरा क्या है, हाँ, मगर राजनैतिक रूप से भी जो है जागरूक रहना आवश्यक है। मतलब इनको जो है राजनीति में प्रवेश करके ही उसकी जो नीतियों को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का वैचारिक संक्रमण काल। इसके अंतर्गत इस समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने एक मोड़ लिया। अब यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि यह प्रश्न उठा कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा, किस वर्ग का नेतृत्व होगा, जनता की भूमिका क्या होगी। इसके पीछे 3 प्रमुख घटक थे। इसके अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, ब्रिटिश सरकार की कठोरता। 1990 के अधिनियम में असली सत्ता नहीं मिली, केवल दिखावटी सुधार किए गए। जनता की बढ़ती भागीदारी, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी सब सक्रिय हो चुके थे। इसमें जो है क्या हुआ कि जो है जनता ने सक्रिय रूप से जो है भागीदारी ली, जिसके अंतर्गत जो है किसान वर्ग, मध्यम और जो है मजदूर वर्ग, विद्यार्थी, व्यापारी सब लोग भी इसके अंतर्गत सक्रिय हो चुके थे। बाहरी प्रेरणाएँ रूस में 1917 के बोल्शेविक क्रांति ने यह विचार दिया कि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी है। अब नया प्रश्न यह था कि सिर्फ आज़ादी नहीं, कैसी आज़ादी होनी चाहिए? क्या हम एक ऐसी आज़ादी चाहते हैं जिसमें केवल गोरे अंग्रेज़ों की जगह भूरे अंग्रेज़ों की सत्ता हो? यह सवाल भारत के युवाओं के मन में उठने लगा। इसी से जन्म हुआ 2 धाराओं का, जो कि स्वराजवाद और समाजवाद।
स्वराजवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि इनका लक्ष्य था कि ब्रिटिश विधान सभाओं में जाकर भीतर से नीतियों को नष्ट करना। मतलब जब हम पहले जो है राजनीति में प्रवेश करेंगे, उसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी जो है नीतियाँ बनाई जा रही हैं, अगर वो हमारे जो है अगेंस्ट में है, तो हम उनका वहाँ पे जाके जो है उसी में बैठकर हम उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरा दूसरा जो दल था वो क्या था, समाजवाद था। इनका क्या लक्ष्य था कि सामाजिक आर्थिक न्याय, जमींदारी उन्मूलन, किसानों मजदूरों के अधिकार को जो है देना। तो इससे जो है क्या क्वेश्चन आपका मेंस में बन सकता है, यह विषय सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और विचारधाराओं की टक्कर का अध्ययन है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही आंदोलन के भीतर विविध विचार और कार्य पद्धति एक साथ चल सकती है। 1920 के दशक की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विचारों की संघर्ष भूमि बन गई। एक ओर गांधीवादी नैतिक आंदोलन था, दूसरी ओर राजनीतिक रूपांतरण की लहर थी, और साथ ही साथ उभरने लगी सामाजिक क्रांति की सोच। स्वराज का विकास, नेता, विचारधारा और रणनीति। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वराजवाद क्या था। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण। जब गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जो कि जो है चौरा चौरी नामक घटना के कारण जो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो कई राष्ट्रवादी नेता ये मानते थे कि यह निर्णय समय से पूर्व था। उन्होंने यह महसूस किया कि केवल जन आंदोलन पर निर्भर रहना, खासकर जब जनता ऊर्जावान और आंदोलन के लिए तैयार हो, राजनीतिक चूक हो सकती है। मतलब जिस टाइम पे जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, उस समय जो है जनता की बढ़ चढ़ के उसमें जो है भागीदारी ली थी, जिसमें विद्यार्थी, महिलाएं, आम जन की भागीदारी जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, जिसके माध्यम से जो है किंतु जो है जब बहुत ज़्यादा जो है जनता ने भागीदारी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर ली और जनता बहुत ज़्यादा ऊर्जावान थी, उस टाइम जो है गांधी जी ने जो है 22 पुलिसकर्मियों की जो हत्या हो गई, उसके कारण इन्होंने जो है आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो जो नेता थे वो क्या मानते थे कि यह एक जो है राजनीतिक चूक है। प्रश्न था कि अगर हम विधानसभाओं में भाग नहीं लेंगे तो अंग्रेजी नीतियों को चुनौती कैसे देंगे। इसी प्रश्न ने किसको जन्म दिया, स्वराजवाद को जन्म दिया। मतलब इनका मानना था कि जब हम राजनीति में जो है भाग लेंगे, तब हम सरकार के द्वारा तय की गई जो नीतियाँ, सरकार जो नीतियाँ बना रही है, अगर जो है वो हमारे जो है विरोध में है, तो हम वहाँ पर जब बैठे होंगे तो हम उसके विपक्ष में हम उसको बोल सकते हैं कि जो है ये इस प्रकार की नीतियाँ ना लाई जाएँ, लेकिन जब हम वहाँ पर होंगे नहीं, तब फिर जो है हम इसकी अपना पक्ष भी नहीं रख सकते हैं। तो ये जो है क्या करता है, ये इसी प्रश्न ने जो है जन्म दिया है स्वराजवाद को, कि नीतियों को चुनौती देने के लिए हमें विधानसभा में भाग लेना आवश्यक है। स्वराजवाद की बुनियाद क्या थी, इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश विधान परिषदों में प्रवेश करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निर्मित है। वहाँ वहाँ से अंग्रेजी नीतियों का विरोध और भंडाफोड़ करना। मतलब जो है हम जब शासन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अंग्रेज के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उसका हम विरोध करेंगे और उसका जो है भंडाफोड़ करेंगे। कांग्रेस ने बाहर न जाकर कांग्रेस के भीतर रहकर ही इस रणनीति को अपनाया। स्वराजवाद की विचारधारा क्या है, राजनीति से विरक्त रहना और अव्यवहारिक नहीं था। मतलब स्वराजवाद की विचारधारा थी कि हमें जो है अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करने के लिए हमें राजनीति में शामिल होना जो है ज़रूरी हो गया है। जब तक अंग्रेज की सत्ता संवैधानिक रूप से विरोध नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक विरोध अधूरा रहेगा। शासन के अंदर जाकर उसने औपचारिक मंचों का उपयोग आंदोलन को आगे लाने के लिए ज़रूरी है। इसके प्रमुख नेता कौन थे स्वराज आंदोलन के, जो कि आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखेंगे चित्तरंजन दास, मतलब CR दास, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका प्री में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, CR दास थे। फिर कांग्रेस के जो है भीतर वैचारिक नेतृत्व का चेहरा है। नेक्स्ट कौन है, मोतीलाल नेहरू। ये जो है विधि प्रणाली के जानकार, स्वराज के कानूनी पक्षधर को मजबूत किया। फिर है विट्ठल भाई पटेल, विधानमंडल में विपक्ष का प्रभावी संचालन किया इन्होंने। फिर है VS श्रीनिवास अयंकर, ये जो है दक्षिण भारत में स्वराज्य के नेतृत्व करता थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नो चेंजर बनाम प्रो चेंजर विवाद। असहयोग आंदोलन की वापसी और विचारधारात्मक द्वंद्व जो उत्पन्न हुआ वो क्या था,
1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद, जो कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, के बाद अचानक स्थगित कर देने से कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वैचारिक विवाद खड़ा हो गया। दो प्रमुख गुट उभर कर सामने आए, नो चेंजर, प्रो चेंजर। इसके अंतर्गत जो नो चेंजर थे, उसके अंतर्गत जो है क्या था, गांधीवादी विचारधारा आंदोलन रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। मतलब जनता को जो है जनता में जनसभाएं की जाएं और लोगों को जो है इसके बारे में जो है जानकारी प्रदान की जाए कि वो जो है स्वदेशी वस्तुओं का जो उपयोग करे, खादी का जो उपयोग करे, अस्पृश्यता का उन्मूलन करे, इस तरह के जो है कार्य किए जाए जिससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। दूसरा क्या था, प्रो चेंजर। इसमें विधानसभाओं में भाग लेकर अंग्रेजी सत्ता को अंदर से चुनौती देना। इनका जो लक्ष्य था वो क्या था कि विधानसभाओं पहले हम जो है विधानसभा में भाग लेंगे और अंग्रेजों के द्वारा जो भी नीतियाँ जो है बनाई जा रही हैं उनका हम डटकर विरोध करेंगे। नेक्स्ट हम जो है देखेंगे कि नो चेंजर कौन थे। इसके अंतर्गत जो प्रमुख नेता शामिल हैं वो कौन है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्या है, इसकी विचारधारा क्या थी, अंग्रेजों ने लड़ाई केवल नैतिक और अहिंसक प्रतिरोध से लड़ी जा सकती है। मतलब इनका जो मानना था कि जो है आप हिंसा का जो है प्रयोग नहीं करोगे और नैतिक केवल जो है नैतिक और अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से ही अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है। अंग्रेजों के जो है ब्रिटिश से शासन को निष्क्रिय करके ही हम जो है उस पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, राजनीतिक सत्ता से दूर रहकर शासन में नैतिक और रचनात्मक क्रांति लाना। मतलब जो है हम राजनीति में हम जो है विधानसभा के अंतर्गत जो है उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम राजनीति से जो है दूर रहकर ही जनता को जो है उसके प्रति जागरूक करेंगे और जो है जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि जो है ब्रिटिश शासन को निष्क्रिय बनाने में जो है जन जो है भागीदार उसमें रहे, जिसके माध्यम से जो है हम जनसभाओं के माध्यम से ऐसा कार्य करेंगे। दूसरा क्या है, विधानमंडलों में भाग लेना अंग्रेजी सत्ता की वैधता प्रदान करता है। अगर हम विधानमंडल में भाग लेंगे तो यह जो है दर्शाता है कि हम अंग्रेजी सत्ता को जो है वैधता जो है प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इसकी जो है कार्य पद्धति को हम देखेंगे। इनकी कार्य पद्धति क्या थी, नो चेंजर मतलब जो कोई जो है नो चेंजर मतलब जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, उसके अंतर्गत क्या है, खादी का प्रचार करना और चरखा आंदोलन लाना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ग्राम सुधार करना, स्वयंसेवी संगठन सेवा दल का निर्माण करना। गांधी जी यह मानते थे कि जब तक जनता आत्मनिर्भर नैतिक रूप से शक्तिशाली नहीं होगी तब तक राजनीतिक सत्ता मिलने का भी उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कौन है, प्रो चेंजर। ये जो है स्वराजवादी हैं। इसके अंतर्गत कौन से नेता आते हैं, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर। इनकी विचारधारा क्या थी कि आंदोलन की वापसी से जनता का विश्वास टूटेगा, क्योंकि जो ये असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने जो वापस ले लिया था, इसको स्थगित कर दिया था, तो जनता ने जो भागीदारी उसमें जो बढ़ चढ़ के निभाई थी, तो उससे क्या हुआ, उनका जो है जनता में निराशा उत्पन्न हो गई। तो उनका जो मानना था कि आंदोलन अगर फिर से जो है वापस आएगा तो उससे जो है क्या है, जनता का जो है विश्वास टूटेगा। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई संवैधानिक संस्थानों से लड़ी जा सकती है। मतलब उनके साथ में जो है बैठ कर ही हम उनकी जो है नीतियों का विरोध करके ही इस लड़ाई को जो है लड़ सकते हैं। विधानसभा जैसे मंचों को विरोध के लिए रणनीतिक रूप से हथियार बनाया गया। मुख्य वैचारिक टकराव क्या था, आंदोलन की वापसी। नो चेंजर क्या मानते थे कि यह सही निर्णय है, नैतिक रूप से आवश्यक है। प्रो चेंजर मानते थे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह फिर से राजनीतिक गलती है। ये फिर जो है क्या विधानसभाओं में प्रवेश। नो चेंजर इसका जो है विरोध करते हैं, अंग्रेजी शासन को मान्यता देते हैं। प्रो चेंजर क्या है, यह जो है ज़रूरी है, ब्रिटिश सत्ता के अंदर चुनौती देना। जनता की जो है भागीदारी सामाजिक सुधारों के माध्यम से की जाएगी। मतलब जो है जनता को जो है जागरूक करके जो है ग्राम सभाओं का जो है निर्माण करके अथवा जो है स्वयं सेवक दल का निर्माण करने के माध्यम से और खादी जैसे जो है स्वदेशी उद्योग के माध्यम से जो है ग्राम सामाजिक सुधारों के माध्यम से इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और प्रो चेंजर में क्या है, यह जो है राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से। दीर्घकालिक इसका लक्ष्य क्या था, नो चेंजर का दीर्घकालिक लक्ष्य था जिसमें गांधी जी जो है शामिल हैं, नैतिक समाज का निर्माण करना, जिसमें हिंसा का जो है प्रयोग ना किया जाए। प्रो चेंजर क्या है, राजनीतिक शक्ति को हासिल करना। जब हम शासन में बैठेंगे तो हमको जो है राजनीतिक सत्ता हासिल हो जाएगी।
गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 विभाजन का प्रमुख बिंदु था। गया अधिवेशन में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। गांधी जी ने दोनों गुटों को एक करने की कोशिश की, परंतु विचारधारात्मक मत थे, मतलब मतभेद था। दूसरा जो है दल जो है क्या मानता था कि हमको जो है राजनीति में प्रवेश करना है, विधान जो है सभाओं में जो है हमको प्रवेश करने के माध्यम से हमको क्या करना है। दूसरा जो दल था वो क्या मानता था कि हमको राजनीति में प्रवेश करने के माध्यम से जो जो विधानसभाओं में प्रवेश करेंगे तो हम वहाँ पे जो बनने वाली जो नीतियाँ हैं उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर वो हमारे अगेंस्ट में बन रही हैं तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रो चेंजर गुट कांग्रेस के भीतर रहते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना करता है। गांधी जी की मध्यस्थता और कांग्रेस की एकता। गांधी जी ने जेल से बाहर आकर 1924 में बेलगाम अधिवेशन, इनको जो है जेल में बंद कर लिया गया था। किस कारण से? चूँकि जो है जो असहयोग आंदोलन इन्होंने किया था, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों की जो हत्या हो गई थी, जिसका जो दोषी इनको ठहराया गया, जिसके कारण इनको जेल में कैद कर दिया गया। तो इसी की वजह से जो है गांधी जी ने जेल से जो है बाहर आकर 1924 में बेलगाम अधिवेशन में दोनों पक्षों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दोनों का पक्ष राष्ट्र, मतलब जो है दोनों ही जो स्वराज, मतलब प्रो चेंजर जो नो चेंजर, दोनों जो पक्ष था वो दोनों ही ये चाहते थे कि जो है राष्ट्र के हित में कार्य करना, किंतु उनके जो रास्ते थे वो अलग अलग थे। लक्ष्य एक था किंतु उसका जो है रास्ता, उसको प्राप्त करने का जो रास्ता था वो अलग अलग था। गांधी जी का क्या कथन था कि हमारी असहमति केवल रणनीति की है, सिद्धांत की नहीं। इस विवाद को ऐतिहासिक महत्व। यह भारतीय राजनीति में विचारधारात्मक विविधता और लोकतांत्रिक सह अस्तित्व का प्रतीक बना। कांग्रेस केवल एक नेता या विचार पर आधारित संस्था नहीं थी, बहस और असहमति की परंपरा उसकी शक्ति थी। यह विवाद आने वाले वर्षों में समाजवादी गुट, वामपंथी गुट, रचनात्मक बनाम प्रतिरोधक रणनीतियों के रूप में बार बार उभरा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वराजवाद की चुनौतियाँ, विफलता और इसका दीर्घकालिक क्या प्रभाव हुआ। पहला पॉइंट है स्वराजवाद को जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो स्वराज पार्टी का जो है वह गठन किया गया कांग्रेस के भीतर रहते हुए ही, कि जो हम विधानसभाओं में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद में जो है हम जो है राजनीति में पार्टिसिपेट करने के बाद जो है जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ जो बनाई जा रही हैं, हम उसका जो है बढ़ चढ़कर विरोध करेंगे। तो हम शासन में रहते हुए ही जो है उनकी उनकी नीतियों का जो है विरोध करेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि स्वराज्यवाद को जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा स्वराज पार्टी बनाने के बाद। पहला क्या है? स्वराजवादी विचारधारा अपने समय में प्रभावशाली और नवीन थी, परंतु उसे कई आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन की सीमित संवैधानिक व्यवस्था थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम के तहत विधानसभाएं स्थापित तो की गईं, लेकिन उसमें जो वास्तविक शक्ति थी उनको नहीं दी गई। गवर्नर और वायसराय के पास अत्यधिक अधिकार दिए गए। बजट पर अंतिम निर्णय, प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति, असहमत जताने पर विधानसभाओं को भंग करने की क्षमता। इसका नतीजा यह हुआ कि स्वराजवादियों द्वारा लाए गए सभी जनहित प्रस्ताव अक्सर खारिज कर दिए जाते थे, जिसके लिए वो वहाँ पे गए हुए थे कि हम जाएंगे तो उनकी नीतियों का विरोध करेंगे, लेकिन इसका जो है कुछ परिणाम खास देखने को नहीं मिला। दूसरा क्या है? राजनीतिक दोहरी भूमिका की जटिलता। इसमें स्वराजवादियों ने कांग्रेस से अलग हुए बिना एक अलग रणनीति अपनाई। कांग्रेस में मौजूद गांधीवादी विचारधारा से टकराव की स्थिति बनी रही। इससे जनता के बीच भ्रम फैल गया। क्या हम अंग्रेज की संस्थाओं को स्वीकार कर रहे हैं? क्या यह संघर्ष है या सहयोग? जन समर्थन की गिरावट। असहयोग आंदोलन के बाद जनता की राजनीतिक जो ऊर्जा थी वह ठंडी हो गई। स्वराज का तरीका जनता के लिए कम प्रेरक था। जनसभाएं सत्याग्रह आंदोलन की जगह शुष्क विधानसभाओं की बहसें बन गईं। इसमें स्वराजवादी नेतृत्व को जन आंदोलन की वह शक्ति नहीं मिल सकी जो गांधीवादी आंदोलन को मिलती थी, क्योंकि जनता जो है जनता इसको देख के यही समझ रही थी कि जो ये लोग जो है उसी में राजनीति में शामिल होकर अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, ये जो है ये जनता का कल्याण करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो नेतृत्व संकट में कब आया? सी आर दास की मृत्यु के बाद। कब इनकी मृत्यु हुई? 1925 में। सी आर दास, चितरंजन दास स्वराज के वैचारिक और नैतिक स्तंभ थे। उनकी मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू जैसे नेता मौजूद थे।
लेकिन वो गांधी जी जिनका करिश्माई जन नेता नहीं थे। संगठनात्मक ऊर्जा कमज़ोर पड़ गई। स्वराजवाद की विफलता के मुख्य कारण का विश्लेषण कीजिए। पहला कारण क्या है? संवैधानिक ढांचा इसका कमज़ोर था। अंग्रेज़ों ने विधानमंडलों को दिखावे के लिए ही बनाया था। जन उत्साह की कमी देखने को मिली। कोई जन आंदोलन इसके संदर्भ में नहीं किया गया, सिर्फ विधायी कार्यवाहियाँ होती थी। अंदरूनी विरोध हुआ, कांग्रेस के भीतर समर्थन इसको नहीं मिला। नेतृत्व का ह्रास, CR दास के निधन के बाद दिशा भ्रम हो गया। मतलब जो है आगे का जो है कोई मार्गदर्शक नहीं बचा। सरकार की कड़ी प्रतिक्रियाएं, प्रगतिशील प्रस्तावों को दबा दिया जाता था। इसके संदर्भ में जो है कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई? सीमित विधायिका शक्ति प्रोवाइड की गई। दूसरा क्या है? नेतृत्व संकट। CR दास की जब मृत्यु हो गई तो आगे जो है दिशाहीन हो गया ये जो है संस्था। दूसरा क्या है? जनता से जो है दूरी बनी, क्योंकि ये केवल जो है राजनीति तक ही सीमित रह गया। कांग्रेस के भीतर इसके संबंध में जो है कांग्रेस के भीतर विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न होती थी। फिर इसका प्रभाव क्या देखने को मिला? लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 की भूमिका, समाजवादी और संसदीय राजनीति की जमीन। समाजवादी विचारधारा का उदय, भारत में समाजवाद की शुरुआत और प्रभाव। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यह समझना कि भारत में समाजवाद की वैचारिक नींव कैसे पड़ी, किन कारणों से यह धारा उभरी और इसका स्वतंत्रता संग्राम में क्या स्थान रहा। राजनीति स्वतंत्रता के साथ सामाजिक न्याय की चाह। मतलब जो है राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता भी मिले, उसके साथ साथ जो है सामाजिक न्याय भी हो। 1920 के दशक में कुछ युवा राष्ट्रवादी नेताओं को यह एहसास होने लगा कि सिर्फ राजनीति आज़ादी पर्याप्त नहीं है। जब तक आर्थिक विषमता, सामाजिक शोषण रहेगा, तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। यही विचार बना भारतीय राष्ट्रवाद का समाजवादी रुख। समाजवाद की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा कहाँ से मिली? रूस के बोल्शेविक क्रांति 1917 से। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित हुई। वर्गहीन जो समाज था, संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा सामने आई। भारत में यह विचार प्रगतिशील युवाओं और मजदूरों के आंदोलन, मतलब जो है भारत का में जो यह विचार था वह प्रगतिशील जो युवाएं हैं और मजदूरों के आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अंग्रेजी पूंजी की आलोचना, भारत में उपनिवेशवाद की आर्थिक लूट, जमींदारी पूंजीवाद गठजोड़ ने युवा नेताओं को सामाजिक सोच के लिए उत्प्रेरित किया। समाजवाद का भारतीय रूप कैसा था? स्वदेशी समाजवाद। भारत में समाजवाद को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया गया, बल्कि इसे भारतीय संदर्भ में ढालकर एक नया रूप मिला, जिसे कहा जाता है भारतीय समाजवाद या स्वदेशी समाजवाद। इसकी कुछ विशेषताएं थीं, जिसके अंतर्गत पहली है क्या? अहिंसक तरीका। गांधीवादी नैतिकता से प्रभावित था ये। समाजवाद सुधार के साथ समाजवाद, जाति अस्पृश्यता अथवा शिक्षा पर जोर दिया गया इसमें। आर्थिक लोकतंत्र की मांग, केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित हो। इसके प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू मार्क्सवाद से प्रभावित थे, आर्थिक योजना वैचारिक सोच के पक्षधर थे। सुभाष चंद्र बोस समाजवाद को भारत की सामाजिक क्रांति का आधार मानते थे। नेक्स्ट क्या है? जयप्रकाश नारायण 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, समाजवादी क्रांति के पक्षधर थे। राम मनोहर लोहिया जाति विरोध समाजवाद के समर्थक और सामाजिक न्याय पर इन्होंने जोर दिया। फिर समाजवादी संगठनों का उदय हुआ, इसको हम देखेंगे कि करके। पहला क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP 1934। इसका गठन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। इसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और लोहिया। इसका उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने का? कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी विचारों का प्रचार करना। इसकी रणनीति थी मजदूर संगठनों में काम करना, किसान आंदोलनों को समर्थन देना, जातिगत असमानता को कम करना, मतलब जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। नेक्स्ट देखेंगे अन्य समाजवादी गतिविधियां जो थी, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से संबंधित थे। समाजवादी सोच के तहत क्रांतिकारी गतिविधियां आई। मानते थे कि क्रांति का उद्देश्य सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता होना चाहिए। समाजवादी सोच के पीछे प्रमुख और आर्थिक कारण क्या थे? प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारण के अंतर्गत जो पहला कारण है वो क्या है? जमींदारी और भूमि असमानता।
कृषि शोषण चरम पर था, किसान ऋण में डूबे हुए थे, भूमि सुधार की मांग बढ़ी। दूसरा क्या है, औद्योगिक शोषण और श्रमिकों की स्थिति। मज़दूरी कम, काम के घंटे अधिक, मतलब मज़दूरी जो उनको कम मिलती थी और काम के घंटे जो है जिनसे काम करवाया जाता था उससे घंटे ज़्यादा थे। ट्रेड यूनियन का विकास शुरू हुआ, श्रमिक अधिकारों के लिए आंदोलन तेज हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे जाति व्यवस्था व सामाजिक भेदभाव, जिसमें दलितों और पिछड़ों की आर्थिक स्थिति बदतर हुई। समाजवाद ने समान नागरिकता और अवसर की बात की। गांधी बनाम समाजवाद, विरोध या समन्वय। साधन क्या था, गांधीवादी दृष्टिकोण और समाजवादी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत नैतिकता, आत्मसंयम और रचनात्मक कार्य से संबंधित था। समाजवादी दृष्टिकोण राज्य पर नियंत्रण, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करना। समाज सुधार, गांधीवादी जो दृष्टिकोण था उसके अंतर्गत अस्पृश्यता के माध्यम से समाज का छुआछूत को जो है कम करके खादी का जो है उपयोग करके और स्वराज के माध्यम से जो है समाज में सुधार लाया जा सकता है। जो समाजवादी दृष्टिकोण था वो क्या मानता था, जातिवाद उन्मूलन करके, इसको कम करके, श्रमिकों को अधिकार देकर अथवा भूमि में सुधार करके समाज को सुधारा जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण क्या था, गांधीवादी जो दृष्टिकोण था वो ट्रस्टीशिप से संबंधित था। समाजवादी जो दृष्टिकोण था इसके अंतर्गत वर्गहीन समाज, सामाजिक सार्वजनिक स्वामित्व से संबंधित था। हालांकि मतभेद थे लेकिन दोनों का उद्देश्य समान, शोषण मुक्त भारत था। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवाद का प्रभाव स्वतंत्रता संग्राम में। जन आंदोलन में नया आयाम, केवल स्वतंत्रता नहीं, अब गरीबी हटाओ, श्रमिक अधिकार जैसे नारे लगाए गए। कांग्रेस की घोषणा का असर क्या हुआ, 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का समर्थन किया गया। सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणाएं प्रस्तुत की गईं। स्वतंत्र भारत की राजनीतियों का प्रभाव, इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर, भूमि सुधार और समाज कल्याण की नीतियां लाई गईं। भारत में समाजवाद की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक संघर्ष भूमि में थी, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना 1934 में की गई। इसका क्या उद्देश्य था, कांग्रेस समाजवादी जो दल था उसकी पृष्ठभूमि, स्थापना, विचार और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। कांग्रेस के भीतर वैचारिक विविधता की आवश्यकता थी। 1920 के दशक में ही यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के भीतर एक ओर गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम और नैतिक आंदोलन है, वहीं दूसरी ओर युवा नेताओं में क्रांतिकारी समाजवादी आर्थिक रूपांतरण वादी सोच का प्रभाव बढ़ रहा है। यही दबाव 1930 के दशक में एक संगठित समाजवादी समूह की ओर ले गया। इसकी स्थापना कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। कहाँ पर, पटना में। वर्ष कौन सा था, 1934 था। इसके संबंधित नेता कौन है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव। ये सभी नेता असहयोग, नमक सत्याग्रह, किसान आंदोलन और मजदूर राजनीति से जुड़े हुए थे। इसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, पूंजीवादी तत्वों का विरोध करना जो कांग्रेस में सक्रिय हैं, किसान, मजदूरों, महिलाओं और दलितों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई करना। कांग्रेस से अलग पार्टी नहीं थी बल्कि एक वैचारिक गुट था जो कांग्रेस के ढांचे में रहकर कार्य करता था। इसकी विचारधारा और रणनीति को हम देखेंगे। अहिंसक समाजवाद, गांधीवाद की नैतिकता प्लस मार्क्सवादी आर्थिक सोच, वर्ग संघर्ष पर आधारित समाज, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व, मतलब जो भी जो उत्पादन होगा उसको जो है उसका स्वामित्व जो है सभी को जो उसका स्वामित्व मिलेगा। किसान और श्रमिक आंदोलन, भूमि सुधार, मजदूरी सुधार, कर्ज की माफ़ी की मांग से संबंधित है। जन शिक्षा समानता, शिक्षा और अवसरों में समानता पर जोर दिया गया। गतिविधियां और संगठनात्मक कार्य, पहला क्या है, किसान सभाएं। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित थी। भूमि राजस्व के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। दूसरा क्या है, मजदूर यूनियन। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक संघों की, मतलब जो औद्योगिक जो क्षेत्र थे उसके अंतर्गत श्रमिक संघ को स्थापना की गई और इसमें श्रम सुधार कानूनों की मांग की गई। महिलाओं और दलितों की भागीदारी, स्त्री शिक्षा, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे मुद्दों को सामाजिक एजेंडे में शामिल किया गया। राज्य विरोधी आंदोलन में भागीदारी, कांग्रेस के आह्वान पर
आंदोलन में भाग लेते हुए सामाजिक आर्थिक एजेंडे को भी प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्या है, विचारधारात्मक टकराव, गांधीवाद बनाम समाजवाद। स्वदेशी उद्योग में गांधीवादी जो दृष्टिकोण था, छोटे उद्योगों का समर्थन करते थे, और जो समाजवादी दृष्टिकोण था वह राज्य नियंत्रित योजना से संबंधित था। इनके अंतर्गत जो है पूंजीवादी गांधीवादी दृष्टिकोण में ट्रस्टीशिप से संबंधित था। ये पूंजीवाद का विरोध करते थे। समाजवाद गांधीवाद दृष्टिकोण में जो जाति व्यवस्था थी वह अस्पृश्यता को उन्मूलन से संबंधित थी, मतलब छुआछूत का जो है निषेध करने से संबंधित थी। और जो समाजवाद था उसमें जाति आधारित आरक्षण और समान अवसर से संबंधित था। इसके समक्ष जो है फिर भी दोनों का लक्ष्य था भारत का समतामूलक विकास करना। इसके संबंध में कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं? कांग्रेस के भीतर पुराने पूंजीवाद नेताओं का विरोध हुआ। कांग्रेस के अनुयायियों को समाजवाद की विचारधारा पर संदेह उत्पन्न हुआ। वामपंथी कम्युनिस्टों से वैचारिक टकराव उत्पन्न हुआ। समाजवादी और स्वतंत्रता संग्राम 1936 से 1939 कांग्रेस द्वारा चुनी गई प्रांतीय सरकार समाजवाद नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवाद का नेतृत्व सक्रिय रूप से शामिल था। अंडरग्राउंड आंदोलन चलाने में जयप्रकाश नारायण और लोहिया ने विशेष भूमिका निभाई। इसके दीर्घकालिक क्या प्रभाव हुए? स्वतंत्र भारत में समाजवाद को संवैधानिक दिशा मिली। संविधान में समाजवादी गणराज्य का उल्लेख किया गया। लोकसभा में समाजवादी पार्टियों का गठन किया गया। विपक्ष की वैचारिक धारा उत्पन्न हुई। भूमि सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र, पंचायत प्रणाली जैसी योजनाओं में समाजवादी नेताओं की सोच का प्रभाव उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वराजी और समाजवादी विचारधाराओं की तुलनात्मक समीक्षा। इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख रुखों स्वराजी और समाजवादी की तुलना करके समझना, दोनों की रणनीतियाँ, दृष्टिकोण, लक्ष्य कैसे भिन्न लेकिन पूरक थे। एक ही लक्ष्य, दो राहें। भारत की आज़ादी की राह एक पगडंडी नहीं बल्कि एक रास्ते की संगम थी, जिसमें स्वराजी और समाजवादी विचारधाराएं दो प्रमुख धाराएं थीं। स्वराजवाद और समाजवाद दोनों ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, लेकिन दोनों ही रणनीति प्राथमिकताएं और सामाजिक लक्ष्य अलग थे। मुख्य अंतर की तुलना इसमें हम करेंगे। लक्ष्य, जो स्वराजी विचारधारा था उसका क्या लक्ष्य था? ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर संवैधानिक विरोध करना। जो समाजवादी थे वो सामाजिक आर्थिक क्रांति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इनकी रणनीति क्या थी? स्वराजी विचार की रणनीति थी कि विधानमंडलों में प्रवेश करके बजट विरोध प्रस्ताव लाना। दूसरा क्या है? किसानों जो है समाजवादी जो विचारधारा के संबंधित थे वो किसानों मजदूरों को संगठित करना और सामाजिक संघर्ष करना। जो स्वराजवादी विचारधारा की जो है प्रेरणा किससे ली थी? उदार राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विरोध। समाजवादी विचारधारा किससे प्रेरित थे? ये मार्क्सवाद, रूस की क्रांति, वर्ग संघर्ष सिद्धांत से प्रेरित थे। इनका संस्थागत जो रुख था वो क्या था? स्वराजवादी का जो है ब्रिटिश संसद के मंचों का उपयोग करना और समाजवादी विचारधारा ब्रिटिश व्यवस्था का पूर्ण परिवर्तन करना। इसके समर्थक वर्ग में जो है स्वराजवादी के अंतर्गत मध्यम वर्गीय, बुद्धिजीवी, वकील, संपन्न नेता आते थे। समाजवादी के अंतर्गत किसान, मजदूर, दलित और युवजन। कांग्रेस से इसका संबंध, जो स्वराजवादी का संबंध था, कांग्रेस के भीतर रहकर काम करना था। समाजवादी का कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी गुट बनाया। स्वराजवादी में ध्यान का केंद्र क्या था? राजनीतिक स्वतंत्रता, विधायी नियंत्रण। समाजवादी में सामाजिक आर्थिक समानता, वर्ग विहीन समाज। इसकी विचारधारात्मक विशेषताएं क्या हैं? स्वराजवाद की ताकतें, तत्कालिक संदर्भ में व्यवहारिक रणनीति, वैधानिक मंचों का प्रयोग कर जनता की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, लोकतांत्रिक परंपराओं की शुरुआत करना। समाजवाद की गहराई, केवल स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक न्याय की मांग करना, शोषण मुक्त समाज का सपना, भारत के भविष्य की आर्थिक नीति को दिशा देने वाला आंदोलन। साम्य और सहयोग के क्षेत्र, ब्रिटिश शासन का विरोध, दोनों ही ब्रिटिश राज्य की नीतियों के विरोधक थे। कांग्रेस के भीतर सक्रियता, दोनों ही गुट कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करते थे। नैतिक राजनीति पर जोर, दोनों ही नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित थे।
लोकतंत्र के समर्थक, संसदीय लोकतंत्र को दोनों ने स्वीकारा, समाजवादियों ने बाद में भी। संघर्ष और टकराव इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है कि स्वराजवादी नेताओं की सोच संवैधानिक मंचों से भी संघर्ष संभव है। इनकी जो सोच थी कि जो हम संविधान में जो है संवैधानिक मंचों के माध्यम से भी हम संघर्ष कर सकते हैं, राजनीति में प्रवेश करके जो है उनकी नीतियों को का विरोध करके हम संवैधानिक रूप से जो है संवैधानिक मंचों पर जाकर संघर्ष कर सकते हैं। दूसरा क्या है, समाजवादी मानते थे कि सामाजिक क्रांति के लिए केवल राजनीतिक बदलाव व्यर्थ है। आर्थिक असमानता को लेकर समाजवादी की दृष्टि अधिक रेडिकल थी। कई बार कांग्रेस में नीतियों के स्तर पर वैचारिक संघर्ष भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन दोनों की क्या भूमिका थी। स्वराज स्वराजवाद की क्या भूमिका थी। संस्थागत प्रयोग में विधानसभाओं में विरोध किया, सवाल जवाब की स्वीकृति। समाजवाद में संगठन निर्माण, किसानों मजदूरों का नेतृत्व। वैचारिक गहराई में क्या है, स्वराजवाद में वैधानिक विरोध की नीति अपनाई। समाजवाद ने आर्थिक क्रांति का लक्ष्य रखा। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला। स्वराजवाद ने संविधान सभा, नेहरू रिपोर्ट की तैयारी की। समाजवाद ने नीति निर्देशक तत्व योजना आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट क्या है, समकालीन भारत में इन विचारों की प्रासंगिकता। संसद में बहस की गुणवत्ता स्वराजी परंपरा से प्रेरणा लेती है। आर्थिक विषमता और सामाजिक न्याय समाजवाद की आवश्यकता है। नीतिगत विमर्श का लोकतांत्रिकरण दोनों की साझी विरासत है। ग्राम स्वराज विकेंद्रीकरण गांधीवादी समाजवादी समन्वय। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान संदर्भ में स्वराजी और समाजवादी विचारों की प्रासंगिकता। इसका उद्देश्य क्या था, यह समझना कि 1920 के दशक में उठी स्वराजी और समाजवादी धाराएं आज के भारत में जिन संदर्भों में अभी भी प्रासंगिक हैं, नीति, राजनीति और समाज के स्तर पर। अतीत वैचारिक लड़ाई आज भी नीतिगत चुनौतियां बनी हुई हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उपजी विचारधाराएं केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए दिशा सूचक भी हैं। स्वराजी और समाजवादी विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, संवैधानिक नैतिकता के स्रोत बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, राजनीति क्षेत्र में प्रासंगिकता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, स्वराजी परंपरा। आज जब संसद और विधानसभाओं में बहस की गुणवत्ता गिर रही है, स्वराजियों द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक विमर्श, वैधानिक संघर्ष की परंपरा की फिर से ज़रूरत है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, संसद में बिना बहस के बिल पास होना। यह समस्या बताता है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं की बजट पर बहस करो, सवाल पूछो वाली परंपरा आज फिर से जीवंत हो चुकी है। विपक्ष का जो है क्या भूमिका है। जब सरकारें मजबूत होती हैं तो विपक्ष रचनात्मक, तथ्यात्मक और वैधानिक विरोध करना चाहिए, जैसा कि स्वराजवादियों ने किया था। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में प्रासंगिकता, समाजवादी सोच, बढ़ती आर्थिक विषमता। आज भारत में 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग बताया गया है। ये आपके प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऐसे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में या और कोई मेंस में जो क्वेश्चन लिख रहे होंगे उसमें भी आप इस फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं कि भारत की जो है 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में समाजवादी सोच का पुनर्मूल्यांकन ज़रूरी है, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में। किसान और श्रमिक प्रश्न, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो या कृषि कानूनों का विरोध, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द्वारा उठाए गए किसान प्रश्न आज भी उतने ही ज़रूरी हैं। प्रासंगिकता बिंदु क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार की स्थिरता। मनरेगा के अंतर्गत क्या किया जाता है, परिवार के जो है वयस्क पुरुष प्रत्येक परिवार के जो है वयस्क पुरुष को कम से कम एक पुरुष को 100 दिन के जो है रोजगार की गारंटी प्रोवाइड करता है। उसकी उम्र होनी चाहिए 18+। नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक व्यवस्था में प्रभाव, समाजवाद का उल्लेख संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। यह भारत को सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में प्रतिबद्ध करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, आर्टिकल 38, 39, 43 आदि में
सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकारों की बात की गई है। वह स्वराज्य समाजवादी मूल्यों का संवैधानिक रूपांतरण है। नई राजनीति में इस विचारों की भूमिका, लोकतंत्र की गिरती गुणवत्ता, वैधानिक संघर्ष विपक्ष की मजबूरी है, अमीर गरीब में अंतर, आर्थिक न्याय, पुनर्वितरण की नीति, यह समाजवादी दृष्टिकोण है। युवा बेरोजगारी, सरकारी निवेश, कल्याणकारी राज्य की भूमिका, पर्यावरणीय असमानता में संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, समाजवादी संतुलन लाना, स्थानीय स्वशासन का क्षय, ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण, गांधी प्लस समाजवादी। विचारधाराओं की लड़ाई से विचारों की यात्रा तक। 1920 के दशक में केवल आंदोलन और संस्थाओं का दशक नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक आत्मा का गठन भी यहीं से हुआ है। स्वराज ने भारत को राजनीतिक आत्मसंवेदनशीलता सिखाई, समाजवाद ने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता की चेतना जताई। ये दोनों धाराएं विरोध में नहीं थीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय के संवैधानिक त्रिकोण की भुजाएं थीं। स्वराज, इसमें क्या याद रखने वाला फैक्ट है, स्वराज में इसकी स्थापना 1923 में सी.आर. दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक संस्थानों का प्रयोग कर ब्रिटिश नीति का विरोध करना। तो ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रणनीति क्या थी? विधान परिषदों में प्रवेश कर बजट विरोध और प्रस्ताव लाना। दूसरा क्या है, इसका प्रभाव क्या देखने को मिला? लोकतांत्रिक परंपरा, नेहरू रिपोर्ट 1928 की और राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवाद का उदय। इसमें रूस की क्रांति और ब्रिटिश पूंजीवाद से प्रेरणा ली है। मुख्य नेता कौन थे? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जेपी लोहिया। दूसरा क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों, मजदूरों, दलितों के लिए न्याय और बराबरी लाना। इसका प्रभाव क्या हुआ? डीपीएसपी, पंचवर्षीय योजनाएं और समाजवादी संविधान की स्थापना की गई। फिर इसकी तुलनात्मक समीक्षा हम करेंगे। इसका लक्ष्य क्या था? स्वराजवादी विचार का लक्ष्य था राजनीतिक स्वतंत्रता लाना और समाजवादी का सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, अमीर गरीब की खाई को कम करना। दूसरा क्या है, इसकी रणनीति के अंतर्गत स्वराजवादी की रणनीति क्या थी? वैधानिक मंच और समाजवादी विचार या जन संघर्ष से संबंधित है। प्रेरणा, स्वराजवादी विचार उदार विचार है, समाजवादी विचार मार्क्सवाद और रूसी क्रांति पर आधारित है। इसका स्वराजवादी का दृष्टिकोण क्या था? क्रमिक सुधार, और समाजवादी का दृष्टिकोण था संरचनात्मक परिवर्तन लाना। वर्तमान के समय में इसकी प्रासंगिकता को देखेंगे। लोकतंत्र की गिरती गुणवत्ता, स्वराजवादी चेतना, आर्थिक विषमता के अंतर्गत समाजवादी नीति आती है। किसान, मजदूर प्रश्न, बेरोजगारी, एमएसपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह समाजवादी पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। संसद और विपक्ष की भूमिका क्या है? स्वराज्य परंपरा का पुनर्जीवन से संबंधित है। तो ये हमारा लास्ट में इसमें देखेंगे कि राजनीतिक विचार तब तक अधूरी रह जाती है जब तक सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता नहीं होती है, और सामाजिक क्रांति तब तक दिशाहीन होती है जब तक उसमें लोकतंत्र की जड़ें न हो। स्वराज्य और समाजवादी विचारधाराएं मिलकर भारत को एक उत्तरदायी, समतामूलक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की नींव बनी। आज इन्हें केवल स्मरण नहीं, पुनर्प्रयोग की आवश्यकता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि था चैप्टर 17 स्पेक्ट्रम का। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और आप बिना नोट्स बनाए आप इसको पूरा फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।